आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिवीजन ऑफ पीजी कॉलेज गोरखपुर। दोस्तों, इस कोरोना संकट काल में जब हम विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, हम सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन ही एक विकल्प बचता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक प्रयास है ये हम लोगों का आप तक पहुंचने के लिए। संभव है कि आपकी कुछ समस्याओं का समाधान हो पाएगा। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। क्लास टीचिंग कुछ और बात होती है और ऑनलाइन टीचिंग कुछ और बात होती है। लेकिन आइए इस ऑनलाइन माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, लगातार आप तक पहुंच पा रहा होगा। जिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उनसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो को दिव्यनाथ पीजी कॉलेज के ई पाठशाला लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी एक अपनी वेबसाइट है कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइट से भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। KKM ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफर के माध्यम से आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे। हम अब तक थ्योरेटिकल विषयों पे चर्चा करते रहे हैं। आइए ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण विषय सिस्टम एनालिसिस, तंत्र विश्लेषण के विषय पे हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है मानक प्राप्तांक जेड स्कोर। आइए सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जेड स्कोर क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम कैसे उपयोग करते हैं। मित्रों, जो सिस्टम एनालिसिस है, तंत्र विश्लेषण है, भूगोल की एक सबसे नई विधा है जो आप पढ़ते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ते रहे हैं, उस सांख्यिकी की विधियों में सबसे एडवांस मेथड, सबसे नई विधि जो है वह है जेड स्कोर, तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। और उस सिस्टम एनालिसिस में जेड स्कोर एक इस तरह का हमारे पास टूल्स है, एक इस प्रकार का यंत्र है जो रिसर्च के माध्यम में रिसर्च के कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ज्योग्राफी नहीं, जितने भी विषय हैं, जिन विषयों में डेटा कलेक्शन किया जाता है, आंकड़े का संग्रह किया जाता है और पुनः उस आंकड़ों के आधार पे हम एनालिसिस करके और कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किसी परिणाम पे पहुंचते हैं, ऐसे सभी विषयों के लिए जो जेड स्कोर है वह एक प्रभावी विषय के रूप में रहता है, प्रभावी टूल्स के रूप में रहता है। तो जेड स्कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तैयारी कर रहे होंगे वो भी जेड स्कोर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनके लिए भी जेड स्कोर अपने सिलेबस में रखा गया है, खास करके पूर्वांचल में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इन सारे विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे मानक प्राप्तांक विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी जो जेड स्कोर है इसका बखूबी उपयोग होता है, बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है और ये सबसे आसान और सबसे यूजफुल टूल्स है ज्योग्राफर्स के लिए, और न केवल ज्योग्राफर के लिए बल्कि उन सभी छात्रों के लिए भी है जो डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा की एनालिसिस करते हैं और उस पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जेड स्कोर को देखते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि मानक प्राप्तांक जो जेड स्कोर है, किसी भी समष्टि के वितरण प्रतिरूप में औसत से बिखराव का स्पष्टीकरण किया जाता है। प्रायः भूगोल में इसका प्रयोग विभिन्न प्रतिरूपों वाले आंकड़ों को
एक समान मापक पर लाने के लिए किया जाता है। केवल भूगोल ही नहीं बल्कि जितने भी डेटा कलेक्शन वाले विषय हैं उन सब में भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े आते हैं, डिफरेंट तरह के आंकड़े आते हैं। उन सभी डेटा को एक साथ कलेक्ट करके और एक पैरामीटर पे यदि हमको रखने की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह का पैरामीटर हमको उपलब्ध कराता है जेड स्कोर। जेड स्कोर में उपलब्ध आंकड़ों को उनके माध्य से जो मीन होता है उस मीन से घटा करके और पुनः हम मानक विचलन प्राप्त करते हैं। मीन डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, मीन डिविएशन से भी और स्टैंडर्ड डिविएशन से, यानी मानक विचलन से और माध्य विचलन दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, डिविएशन कर लेते हैं और फिर उस डिविएशन से उसके विचलन को हम डिवाइड करते हैं तो जो बिखराव होता है उस बिखराव का स्पष्टीकरण होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वितरण में असमानता का स्पष्टीकरण जेड स्कोर के माध्यम से किया जाता है। आइए हम थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं कि जो आंकड़े हैं, जैसे देखिए हम एक लेते हैं विकास का चर, जो फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या यदि हम लेते हैं कि किसी एरिया की कुल कितनी जनसंख्या है तो वो नंबर में मिलता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन वह नंबर होता है। साक्षरता यदि हम लेते हैं, यदि लिटरेसी लेते हैं तो लिटरेसी क्या है, रेशियो, यह परसेंटेज में डाटा प्राप्त होगा। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ये आपको टोटल कुल में प्राप्त होगा, जबकि जो लिटरेसी है, साक्षरता है, यह साक्षरता आपको प्रतिशत में ही प्राप्त होता है, परसेंटाइल ही मिलेगा यह। तो एक जनसंख्या जो है टोटल है, एक जनसंख्या परसेंटेज है। दूसरा जो हमको डेटा मिल रहा है वह सड़कों की लंबाई, लेंथ ऑफ रूट। तो सड़कों की जो लंबाई है वह किलोमीटर में मिलेगी। तो देखिए यहाँ तीन तरह के डेटा होगा, एक हो गया जनसंख्या जो टोटल है, दूसरा हो गया साक्षरता जो परसेंटेज में आपको मिल रहा है, और तीसरा हो गया सड़कों की लंबाई जो आपको मीटर किलोमीटर में आपको एक लेंथ के रूप में मिल रहा है। तीसरा देखिए प्रति हजार जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या, 1000 जनसंख्या पे कितने विद्यालय हैं यह नंबर आपको मिल रहा है। प्रति हजार जनसंख्या पे चिकित्सालयों की संख्या यह आपको नंबर मिल रहा है। उद्योगों की संख्या यह आपको नंबर मिल रहा है। बोई गई भूमि, तो बोई गई भूमि आपको टोटल एरिया मिलेगा, यह एरिया बताएगा, यह परसेंटेज बताएगा। नगरों की संख्या आपको नंबर मिल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कहीं नंबर मिल रहा है, कहीं परसेंटेज मिल रहा है, कहीं लेंथ मिल रहा है, कहीं फिर परसेंटेज मिल रहा है, फिर परसेंटेज मिल रहा है, फिर नंबर मिल रहा है, फिर यह परसेंटेज और नंबर दोनों रूपों में मिल सकता है। तो ये आंकड़ों का जो स्वरूप है, इन आंकड़ों का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न तरह से है। इनको हम एक पैरामीटर पे नहीं रख सकते हैं। इनको यदि एक पैरामीटर पे रखा जा सकता है तो वह बेस हमको प्रदान करता है जेड स्कोर। अब आइए जेड स्कोर के बारे में हम पढ़ते हैं। जेड स्कोर इनको कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रखता है और उसे हमको कोई निष्कर्ष देता है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये एक आंकड़ा हमने लिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के आधार पर कृषि विकास का स्तर निकालिए। इसमें देखिए कुल बोया गया क्षेत्र है, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है, और सिंचित क्षेत्र। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमने तो सिमिलरिटी के लिए हमने एक तरह का डेटा ले लिया है, लेकिन तो यह कुल बोया गया क्षेत्र, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र, यह तीन डेटा को हमने लिया है और इनको हम एक साथ कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसको हम x1 से दिखाएंगे, एक बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र है वह x2 से दिखाएंगे, जो सिंचित क्षेत्र है, इरिगेटेड लैंड है, उसको हम x3 से दिखाएंगे। तो ये हमारे पास डेटा है। इस तीनों डेटा को हम एक साथ जेड स्कोर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह तीनों डेटा को हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे यह टोटल नंबर जो एरिया है, यह टोटल नंबर जोड़ेंगे तो यह 10 हो जाएगा, ABCD से लेकर के J तक यह 10 हो जाएगा। यह x1 डेटा को हम जोड़ते हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो यह 18 आएगा। और फिर x2 डेटा को आप यदि
कैलकुलेट कर लेंगे, यदि इनको ऐड कर लेंगे तो यह 25 आएगा। और पुनः x3 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब इसको ऐड कर लेंगे तो 30 आएगा। यह हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमको मीन पहले निकालना है, यानी हमको जेड स्कोर किसी भी डेटा का यदि जेड स्कोर निकालना है तो जितने डेटा होते हैं, उन जितने प्रकार के डेटा होते हैं, सारे डेटा का पहले हमको मीन निकालना होता है। तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए आप जानते ही हैं, एक आसान सा फार्मूला सिग्मा x अपान n होता है। तो हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो हमको मीन निकालने के लिए, अब मीन निकालने का जो सूत्र होता है, जैसा कि हमने बताया कि मीन निकालने का सूत्र x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n। ये सिग्मा x के साथ लगता है, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो आप संभव है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, फिर इसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा। तो सिग्मा x अपान n है। कुल बोया गया जो क्षेत्र है वो 18 है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है जो x2 डेटा से दिखाया जाएगा वह 25 है, और एरिगेटेड लैंड है वह x3 डेटा से दिखाया गया है 13 है। तो ये इन तीनों को हमने जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद से जो टोटल नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नंबर a से लेकर के j तक इनकी जो संख्या है वह 10 है। तो क्षेत्र की संख्या है n इक्वल टू 10 है। तो ये मीन निकालने के लिए ज़रूरी है। अब हम मीन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ मीन का जो सूत्र है वह x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n है। तो x1 का निकालेंगे, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, उसको हमने ऐड किया था, पिछले स्लाइड में भी हमने दिखाया था आपको कि x1 मीन्स 80 है। तो 80 और टोटल नंबर 10 है, नंबर 10 है, तो इसका हमने मीन निकाल लिया है, 8 आया। ऐसे ही हम x2 का मीन निकालेंगे 2.5 आएगा, x3 का मीन निकाल लेंगे तो 3 आएगा। इन तीनों का हम अलग अलग मीन निकाल लेते हैं। अब देखिए मीन निकालने के बाद से इनका हम फिर डेविएशन निकालते हैं, हम विचलन निकालते हैं। अब ये जो विचलन है ये मीन डेविएशन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह से जेड स्कोर निकाला जा सकता है। आपको जैसे सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। हमने मीन डेविएशन से, चूँकि यह थोड़ा सा आसान है, आमतौर पे सामान्य स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, इसलिए हमने मीन डेविएशन को लिया है। तो मीन डेविएशन से हम सबसे पहले इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो जो डेविएशन का सूत्र है, माध्य विचलन इसको कहते हैं। तो माध्य विचलन का जो सूत्र है सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, यह इसका सूत्र है। तो इससे हम निकालेंगे मीन डेविएशन निकालेंगे x1 का, फिर निकालेंगे हम x2 का, और फिर निकालेंगे x3 का। तो ये तीनों डेटा का अलग अलग आपको निकालना होगा। आइए निकालते हैं। पहले हमने x1 का निकाला, वही डेटा है, पीछे वाला जो आप लिए थे वही डेटा आगे चल रहा है। तो हमने पहले मीन निकाला x1 का, तो हमने इसको जोड़ लिया था, तो मीन हमारा 8 आया था। अब मीन कैसे निकालते हैं, आप जानते ही हैं कि जोड़ करके और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका 8 आपका मीन आ गया, x बार आ गया। अब हमको डिविएशन निकालना है। तो जो डिविएशन निकालने की प्रक्रिया है वो हम क्या करते हैं, जो मूल डेटा है इसको मीन से हम घटाते हैं, जो औसत मिलता है उससे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे 10 - 8 हमने किया, मीन हमारा 8 प्राप्त हुआ है। तो 10 मूल डेटा है, तो इसे हमने घटाया, -8 तो मिला 2। इसी तरह से 8 से 8 - 8 करेंगे तो यहाँ 0, और 5 - 8 करेंगे तो -3, 12 - 8 करेंगे तो 4, 9 - 8 करेंगे तो 1, 10 - 8 करेंगे तो 2, 8 - 8 करेंगे 0, 5 - 8 करेंगे -3, 6 - 8 करेंगे -2, और 7 - 8 करेंगे तो -1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम डिविजन निकालने के लिए जो यह d मिला, x माइनस x बार, हम x1 चूँकि कई हैं तो इसलिए हमने x1 लिखा हुआ है, 3 डेटा हमारे पास हैं, x1 x2 x3। तो x1 माइनस x बार 1। अब इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, d मिलता है, उसको हमने d1 नाम दे दिया है। अब मीन निकालने के लिए हमारा जो सूत्र है वह है सिग्मा डी स्क्वायर। तो यह हमने d तो निकाल लिया है, अब हमको इसको स्क्वायर करना है। तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4, फिर इसका कर देंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और 1 1 जा 1। तो ये हम क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे तो D1 स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इनको ऐड कर लेंगे, जब ऐड कर लेंगे इनका ऐड आएगा 48, तो 48 आ जाएगा। अब डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। डी स्क्वायर, इसको स्क्वायर नहीं करना, ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना करिएगा कि आप यहाँ 48 लिख करके इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। हमने स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, D1 है और D1 के बाद से यहाँ हमने स्क्वायर कर रखा है, तो आप यहाँ ले आकर के 48 का स्क्वायर फिर न करिएगा। तो यहाँ हमने D1 का स्क्वायर कर लिया है, 48 आया, और फिर इसको हमने अंडर रूट 48/10 इसको हमने कैलकुलेट किया 4.8, फिर अंडर रूट जब निकाल लेंगे तो 2.19। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x1 का हमने क्या निकाल लिया, डिवीजन निकाल लिया है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, ये मीन डिविएशन है, थोड़ी सी गलती है हुई है, आप ध्यान दीजिएगा, यह मीन डिविएशन है। तो ये मीन डिविएशन यहाँ से हमने निकाल लिया। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ऐसे ही x2 है, x2 डेटा का भी हमने क्या किया, मीन निकाल लिया। यहाँ मीन निकाला हमने, 2.5 आया, और 3 - 2.5 = 0.05। तो ये आपका d निकल गया, और फिर d का हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, तो हमको d2 स्क्वायर मिल गया। यह डेटा 2 का हमने d2 निकाला और पुनः d2 स्क्वायर कर लिया, फिर इनको हमने प्लस किया, 10.5 आया, इसको हमने डिवीजन निकाल लिया, मीन डिवीजन। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मीन डिवीजन हमने फिर निकाल लिया, तो ये x2 का मीन डिवीजन है, तो d² अंडर रूट, तो ये इसका सूत्र होता है, तो हमने इस पे रखा, और फिर ये आ जाएगा 2.19। तो ये आपका मीन डिवीजन। फिर अगला देखिए, x3 बचा, x3 को हम फिर कैलकुलेट करेंगे। x3 वही मेन डेटा जो शुरू में आपको हमने दिखाया था, फुल एरिगेटेड लैंड, तो यह डेटा है। तो इस पर हम, इसका भी हमने मीन निकाल लिया, 30/10 सिग्मा 30 सिग्मा x/n होता है, तो 30/10, तो यहाँ 3 हो गया। 3 से फिर हमने क्या निकाल लिया, d निकालते हैं, जैसे पिछले दोनों में x1 और x2 में निकाले हैं, तो हमने यहाँ 3 निकाल लिया, तो 5 - 3 = 2, और इस तरह से 2 - 1 -1 2 ये निकाल लिया हमने। और फिर हमको डिवीजन चूँकि निकालना है, तो हमको इसको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो d3 स्क्वायर हो गया, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इस तरह से हमने इसको d स्क्वायर कर लिया। फिर इसको हमने ऐड कर लिया, सम कर लिया, तो जब ऐड कर लिया तो ये 18 आया, तो 18/10 1/8, इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 1.34। तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। इनको हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, मीन डिवीजन ये हो जाएगा x1 1, जो डिवीजन है 1 2 और 3, तो ये सूत्र है इसका, और ये 1 2 3 ये एक साथ आप देख पा रहे होंगे। अब आइए थोड़ा सा यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये यहाँ यह कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे हमने सही कर दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी यह छूट गया है, आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जैसे हमने इसको सही कर दिया है, यह 10.5 10 से डिवाइड करेंगे 1.05, तो ये आ गया। ये जो डिवीजन है x2 का डिवीजन है, इसको आप पिछली स्लाइड में आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक बार आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो x2 का हमने डिवीजन निकालना है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1.05 होगा, तो 1.05 का जो अंडर रूट निकालेंगे तो होगा। यहाँ हमने इसको करेक्ट कर दिया है, तो 1.05, तो 1.03 इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आइए इसको हम निकालेंगे कैसे। हमने जो पीछे यह दिखाया आपको, ये x1 x2 x3, ये आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग निकाल के दिखा दिया है। लेकिन तो अलग अलग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साथ ऐसे ही निकाल सकते हैं, x1 x2 x3। फिर देखिए ये d1 निकाला हमने, d2 निकाला, d3 निकाला, फिर d1 का स्क्वायर किया, d2 का स्क्वायर किया, d3 का स्क्वायर किया। पीछे जो आपको स्लाइड दिखा है वो एक साथ आप निकाल सकते हैं, और ऐसे ही निकालना चाहिए। अलग अलग आपको बार बार लिखना पड़ेगा, कई बार डेटा लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए असुविधा होगी। तो आप एक साथ ऐसे निकालिएगा, तो आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग कर दिया।
तो ये आप कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब आइए, इसको निकालने के बाद से हमको अब जेड स्कोर निकालना है। अब जेड स्कोर का जो सूत्र होता है, जेड स्कोर इक्वल टू डी अपान जो मानक विचलन है या माध्य विचलन है, डी क्या है, डी जो हमने D1 D2 निकाला, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने D1 D2 D3 जैसे इसका 2 आया है, 0 आया है, -3 4 1 2 ये आया है, ये D है। इसी D को यहाँ रखेंगे और पुनः उस D को डिवाइड करेंगे किससे, उसका जो विचलन प्राप्त हुआ है उस विचलन से डिवाइड करेंगे, तो आपको जेड स्कोर निकल आएगा। अब आइए जेड स्कोर को यहाँ हमने निकाला हुआ है, जैसे देखिए यहाँ x1 माइनस एक्स बार 1 यानी x बार 1 जो मीन निकला है, x1 में से हमने माइनस किया तो क्या निकल गया, d। पीछे आपको हमने बता भी दिया d है, तो ये 2 0 3 4 1 2 आप प्राप्त हुआ है। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, जो उसका डिविएशन है। तो जो x1 डेटा है इसका जो डिविएशन प्राप्त हुआ है, हमको जो विचलन प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 2.19। आप पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ हमने दिखाया है, इस यह प्राप्त हुआ है, विचलन प्राप्त हुआ है 2.19। तो ये 2.19 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस 2 को हम 2.19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, ये इसका जेड स्कोर होगा, ये यही पॉइंट क्या होगा, जेड होगा। अब जो ए एरिया है वहाँ जो x1 डेटा है, जो x1 डेटा का जो जेड स्कोर हमको प्राप्त हुआ 0.91, ऐसे ही ये 0 हो जाएगा। यहाँ -3 है तो -3 देखिए, इसको भी निकाल के हमने दिखा दिया है आपको कि -3 अपान 2.19, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.37 आपको प्राप्त होगा, माइनस में तो -1.37। इस तरह से हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। x1 का हो गया, इसी तरह से हमने देखिए x2 को कैलकुलेट किया है। x2 में भी देखिए जो विचलन प्राप्त हुआ है, डिवीजन जो प्राप्त हुआ है वह डिवीजन प्राप्त हुआ है 1.03 मिला है, पीछे आपको हमने दिखाया है, तो 1.3 मिला है। यहाँ जो D मिल रहा है, D2 जो मिल रहा है वह है 0.5 है, तो 0.5 को 1.03 से हम डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 0.49। ये 0.49 नहीं मिला, ये इसका जेड स्कोर है। ऐसे ही इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, -0.5 है तो -0.5 और पुनः इसको डिवाइड कर देंगे 1.03 जो उसका डिविएशन मिला है, विचलन मिला है, उस विचलन से डिवाइड कर देंगे तो -0.49, तो -0.49। तो इस तरह से हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे और ये इसका एरिया का जो x2 डेटा है उसका जेड स्कोर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा डेटा बना है x3 को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। x3 का जो मीन प्राप्त हुआ था उस मीन से हमने मानक विचलन निकाला था, जो विचलन हमको प्राप्त हुआ था वह 1.34 है, डिवीजन 1.34 प्राप्त हुआ था, पीछे हमने दिखाया भी है। तो अब ये जो D है, D3 तीसरा डेटा है, x3 का जब हमने D निकाला तो D3 हो गया, तो वह 2 मिला है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.34 तो 1.49 निकला। इसी तरह से 1 है तो -1 डिवाइडेड बाई 1.34, सबका हम अलग अलग निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे, आसान सा है। तो ये आपको मिलेगा -0.75। तो आप तीनों का निकाल सकते हैं, Z1 Z2 और Z3 तीनों का जेड स्कोर निकाल लेते हैं। अब पूरे एरिया का अब हम आपको देखिए, ये पीछे हमने 3 करके निकाल करके बताया, जैसे Z1 Z2 और Z3 का निकाल के बताया। अब आपको इनको ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे अलग अलग बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो तीनों का एक ही साथ निकालना है। जैसे हमने यहाँ एरिया लिख दिया और पुनः हमने Z1 निकाला, फिर Z2 निकाला, फिर Z3 निकाला, ये तीनों निकाला और फिर हम तीनों को क्या किए, जोड़ दिए। जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो जो प्लस होता है उसको प्लस कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो जब हमको एक रैंक मिलता है, जब इनका एक जेड स्कोर टोटल कंसल्टेटेड जेड स्कोर मिलता है, जितना भी डेटा हो, ये हमने x1 x2 x3 लिया था, आप x4 x5 10 20 50 100 200 400 जितना डेटा होता है आप उसको ले सकते हैं
लेकिन सबको इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करके पुनः उनका जो जेड स्कोर मिलता है, इस जेड स्कोर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो प्लस होता है, ये चूँकि प्लस और माइनस दोनों में मिलते हैं, तो जो प्लस होता है उस प्लस प्लस को एक साथ हम मिला देते हैं, जो माइनस होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, जो माइनस माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है, आप इसको जानते भी होंगे। तो हमको एक जेड स्कोर, टोटल जेड स्कोर का एक सूचकांक प्राप्त हो जाता है, एक इंडेक्स प्राप्त हो जाता है और इसकी हम रैंकिंग करते हैं। इसको रैंकिंग करते हैं तो रैंकिंग हम 0 से ऊपर और 0 से नीचे, यानी 0 इसका पैरामीटर है, नीचे जाएंगे तो माइनस और ऊपर जाएंगे तो प्लस होता जाएगा। तो ऊपर से हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मान प्राप्त हुआ है, देखिए पॉजिटिव है 3.12, नहीं 3.8 प्राप्त हुआ है। जो सबसे ज़्यादा जेड स्कोर का इंडेक्स मिला है वह है डी का, तो डी का जो मिला है 3.8, तो इसको हमने 1 फर्स्ट रैंक दिया है। पुनः जो दूसरा है वह 3.12 या सेकंड नंबर पे है, तो इसको हमने सेकंड रैंक दिया है। इसी तरह से 2.89 थर्ड रैंक पे है, थर्ड रैंक हमने इसको थर्ड नंबर दिया है। हाँ, फिर यह फोर्थ हो गया, देखिए 1.17, ये फोर्थ रैंक पे है, तो हमने इसको फोर्थ रैंक दिया है। तो सबकी हम रैंकिंग कर देंगे। इस रैंकिंग कर देने से हमको ये पता लग जाता है कि जो यह विकास का जो चर है, ये जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कुल मिला करके, अब कहीं विकास होता है तो किसी एक से नहीं होगा, केवल एग्रीकल्चर लैंड से नहीं हो जाएगा। कोई बोएगा तो सिंचाई चाहिए, अन्य सारी सुविधाएं चाहिए, या डेवलपमेंट जैसा शुरू में आपको हमने बताया कि केवल सड़क बना देने से विकास नहीं होगा, हॉस्पिटल भी चाहिए, हॉस्पिटल से विकास नहीं होगा, एजुकेशन भी चाहिए, एजुकेशन से विकास नहीं हो गया, उद्योग धंधे भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यह सबको हम जब जोड़ते हैं, जेड स्कोर पे जब निकालते हैं, तो सबका अलग अलग एरिया वाइज सूचकांक हमको मिलता है, इंडेक्स मिलता है। उस इंडेक्स को हम जब जोड़ लेते हैं तो कंसोलिडेटेड इंडेक्स आपको मिल जाता है, एक संयुक्त सूचकांक आपको मिल जाता है, इंडेक्स मिल जाता है, जिससे हमको यह आसानी हो जाती है कि सारे फैक्टरों का जो प्रभाव है, जितने भी फैक्टर हैं डेवलपमेंट के या एनीवन जिस भी प्रोग्राम के आप ले रहे हैं, तो जितने भी फैक्टर हैं वह सारे फैक्टर मिल करके उस पूरे एरिया को किस स्थान पर रखते हैं, कितना सहयोग दे रहे हैं, तो उसके आधार पे हमको एक रैंक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम डिवाइडेशन कर सकते हैं कि जो डी है, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जो एफ है वहाँ सेकंड नंबर का डेवलपमेंट हुआ है, जो ए है वहाँ थर्ड नंबर का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का हम निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हम लगाएंगे इसको, तो एक छोटा सा हमको कंक्लूजन भी लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। पूर्व, जैसा कि आपको हमने बताया, पूर्व में किए गए विश्लेषण से स्पष्ट है कि डी क्षेत्र के विकास का स्तर सबसे अधिक है, ये फर्स्ट रैंक पे था जैसा कि आपने देखा है। इसके बाद क्रमशः एफ, ए, ई, जी और सबसे नीचे आपका सी का, सी सबसे पिछड़ा इलाका है। तो हम विभिन्न डेटा जो होते हैं उनके आधार पर जेड स्कोर से हम किसी एरिया के किसी भी फैक्टर्स को हम निकाल सकते हैं और एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं एक लाइन में। अब देखिए इतना प्रोसेस किया हमने और ये इतना कंक्लूजन हमको प्राप्त हुआ, लेकिन ये फैक्ट होता है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव की जगह ये बिल्कुल फैक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये फैक्ट होता है। संभव है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, ये जेड स्कोर आप लगा पाएंगे या आपको समझ में आया होगा, आपने हमारा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ हो।